केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम जानेंगे मुगल काल के महान इतिहासकार अबुल फजल के चिंतन के बारे में, अबुल फजल के जीवन के बारे में और उसके द्वारा लिखित दो ऐतिहासिक कृतियाँ जिसे आईन अकबरी और अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। साथियों, अबुल फजल वह एक महान इतिहासकार है, वह एक महान दार्शनिक है, वह एक महान योद्धा है जिसने न केवल लेखन कला में अपितु अकबर के विजय अभियानों में भी सहयोग प्रदान किया है। साथियों, वह धर्म शिक्षा का एक शिक्षक था, इस्लाम की फिलोसोफी का, थियोलॉजी का मुगल कालीन फाउंडर उसको माना जा सकता है और उसने अपनी दूसरी ही मुलाकात में मुगल बादशाह सम्राट अकबर को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने नवरत्नों में अबुल फजल को जगह प्रदान की। साथियों, मुगल काल की बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, उनमें से एक अच्छाई विद्वत जनों को राजा के द्वारा अपने दरबार में उच्च स्थान प्रदान करना। हिंदू राजाओं और हिंदू दर्शन के हिसाब से भी जो ब्राह्मण और पुरोहित हुआ करते थे, ब्राह्मण ग्रंथों के हिसाब से भी उन ब्राह्मण ग्रंथों में पुरोहित को राजा से ऊपर शास्त्र के माध्यम से राज्य की रक्षा का दायित्व दिया गया है। निसंदेह इसे इस्लामिक थियोलॉजी में भी देखा जा सकता है, जहां हिंदू फिलोसॉफी में ईश्वर और पुजारी के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से राज्य की रक्षा का दायित्व ब्राह्मण वर्ण पर सौंपा गया है। उसी तरह से मुगल काल में, इस्लामिक राज्य में, मुगल सत्ता में और कुरान के हिसाब से जो शरीयत की शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं में राजा, जिसे जिल्लाह और शैडो ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि शास्त्र और शस्त्र की विद्या, जो कि ब्राह्मणवाद की मुख्य नीति रही है, ब्राह्मण दर्शन की मुख्य नीति रही है। राज्य की रक्षा के लिए अगर आवश्यकता हो तो शस्त्र उठाए जाएंगे और यदि आवश्यकता हो तो शास्त्रों से राज्य की रक्षा की जाएगी। आइए साथियों, विचार करते हैं। यहाँ पर अबुल फजल एक मुगल कालीन भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध चिंतक था। जिस तरह से बर्नी ने दिल्ली सल्तनत के सत्ता के केंद्र में सुल्तान को रखकर एक आदर्श मुस्लिम राजा और सुल्तान के लिए फतवा ए जहांदरी का प्रतिपादन किया, ऐसे ही अबुल फजल के द्वारा राजनीतिक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने के लिए दिल्ली के बादशाह, जिसको हम राजधानी के रूप में आगरा का बादशाह कह सकते हैं, तो दिल्ली सल्तनत की तरह आगरा की बादशाहित को केंद्र में रख के राजनीतिक चिंतन को अभिव्यक्त किया गया। साथियों, अबुल फजल महान मुगल बादशाह अकबर का दरबारी विद्वान था। उसने अपनी रचना आईन अकबरी और अकबरनामा के अंतर्गत विस्तार से अकबरकालीन धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और न्यायिक प्रणाली का जिक्र किया है। साथियों, व्यक्ति और राजा, प्रजा और राजा के बीच जो राजनीतिक व्यवहार है, जिसे हम राजनीति विज्ञान के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, कि एक ऐसा विषय जो स्टडी करता है किस बात का, ह्यूमन पॉलिटिकल बिहेवियर का। जो पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन है उसको साइंटिफिक मैनर में स्टडी करना ही पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट कहलाता है, जो मुगल काल के 1800 वर्ष पहले ही विकसित हो चुका था। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मुगल कालीन राजनीति शास्त्री अगर किसी को कहना चाहिए तो वो अबुल फजल इस पद पर सुशोभित होते हैं। इसलिए उस व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार है, उस राजनीतिक व्यवहार पर उस समय की धार्मिक परिस्थितियों का, यानी कि इस्लाम धर्म का, इस्लाम की सामाजिक संरचना का, आर्थिक व्यवस्था का, प्रशासनिक व्यवस्था का, न्यायिक प्रणाली का प्रभाव पड़ता है, उससे राजनीतिक चिंतन प्रभावित होता है। साथियों, मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल, जिनका जन्म 14 जनवरी 1551 ईस्वी को मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा में हुआ और इनका इंतकाल 22 अगस्त 1602 ईस्वी को लगभग 51 वर्ष की इनकी उम्र रही है और हत्या के माध्यम से इनका इंतकाल हुआ। इनका पूरा नाम फजल इब्न मुबारक था। फजल ने दर्शन शास्त्र, फिलोसोफी और इस्लाम की धार्मिक शिक्षा, शरीयत की शिक्षा प्राप्त की थी।
आगे चलकर वे एक महान शिक्षक के रूप में भी प्रख्यात हुए। बादशाह अकबर से दूसरी मुलाकात के बाद वे दरबारी विद्वान बन गए। माना जाता है कि जहांगीर ने वीरदेव सिंह बुंदेला के सहयोग से फजल की हत्या करवा दी। साथियों, ईर्ष्या मानव का स्वभाव है और इसी काल के बाद हॉब्स लोग रूसो को हम पढ़ते हैं, इसी काल के बाद हम मेकियावली को पढ़ते हैं, जहाँ पर मानव को ह्यूमन नेचर से एक दैत्य, जेंट, ईर्ष्यालु, शंकालु, भयभीत और दूसरों पर शक करने वाला आदमी माना गया है। ऐसा ही शक जहांगीर को हुआ और शायद ऐसा माना जाता है, उसके पूरी तरह प्रमाण नहीं है, कि उसकी हत्या करवा दी गई। वह अकबर ने मिलने का फरमान भेजा है और वह मुलाकात के लिए पहुंचा। बीच में ही हमले के माध्यम से इनकी हत्या हो गई, इसलिए अल्पकाल में इनका जीवन समाप्त हो गया। परंतु बात उम्र से और जीवन से नहीं, कर्मों से होती है। तो जो कर्म शिक्षा के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, इस्लामिक शिक्षा पद्धति के क्षेत्र में अबुल फजल ने किया, उन कर्मों ने अबुल फजल को एक महान नायक बनाया। साथियों, अबुल फजल के द्वारा लिखित पुस्तक, जिसे अकबरनामा और आइन अकबरी के नाम से जाना जाता है, एक चर्चित करती है। फजल के राजनीतिक चिंतन को हम 5 मुख्य बिंदुओं पर स्पष्ट कर सकते हैं। हालांकि हमें ध्यान रखना है कि अबुल फजल के इन राजनीतिक विचारों पर उस समय का जो धर्म, जो आज भी हम सोचते हैं कि धर्म के हिसाब से, जैसे हम कहें कि संविधान के चित्रों का संविधान पर और संविधान की संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है, तो ये निसंदेह उस समय इस्लाम स्टेट था और इसलिए कुरान का, शरीयत का और इस्लामिक शिक्षा का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। 5 प्रमुख सिद्धांत। नंबर 1, तुर्क मंगोल आधारित देवी प्रभुसत्ता का सिद्धांत और सुलह कुल की नीति। साथियों, जैसा कि वैदिक साहित्य में, मनुस्मृति में, कोट अर्थशास्त्र में, कोटलिक अर्थशास्त्र में, शुक्र के शुक्र नीति सार में, ऐसे ब्राह्मण ग्रंथों में जो लिखा गया है कि राजा देवता का स्वरूप है, ठीक आप ऐसा मान लीजिए हिंदू के पैरेलल, आस्तिक दोनों ही हैं, लेकिन हिंदू ईश्वर के स्वरूप में, साकार रूप में, मूर्ति रूप में विश्वास करता है, जबकि इस्लाम में निराकार रूप में, अब आप हम राम कहें और वो रहीम कहें, लेकिन दोनों में ही डिवाइन सॉवरेंटी और डिवाइन पावर की बात कही गई है। साथियों, ये तुर्क मंगोल आधारित देवी प्रभुसत्ता, यानी कि वो नस्ल, और उस नस्ल का जो मैंने पहले भी बताया कि आदिम कबीला जो अरब कबीला था, टर्किश कबीला था, मंगोलियन कबीला था, तो मंगोलियन प्रजातियों में से एक प्रजाति है जिसको टर्किश कहा जाता है, ईरानियन प्रजाति है। तो तुर्क और तर्काकी, इन स्वरूपों में जो मंगोलियन डायनेस्टी थी, उसी को डिवाइन सॉवरेंटी के रूप में डिजाइन किया गया। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि केवल देवी प्रभुसत्ता ही नहीं, अपितु पीसफुल पॉलिसी को भी डिजाइन करने की बात कही गई। इसलिए अबुल फजल कहते हैं कि हर बार केवल युद्ध से या तलवार से ही युद्ध नहीं जीता जाता, अपितु जो शांति की नीति है, मित्रता की नीति है, प्रेम की नीति है, संधि की नीति है, एग्रीमेंट की नीति है, जो तमाम तरह की कौटिल्य के अर्थशास्त्र में साठगुनी नीति में हम देखते हैं, वैसी ही पॉलिसी को हम यहाँ सुलह कुल के रूप में डिजाइन कर सकते हैं। साथियों, सल्तनत सत्ता की अपेक्षा दूसरा यहाँ शक्तियों के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। ये ध्यान रखना है कि केवल इस्लाम के प्रति गैर वफादारी ही इसका आधार नहीं है, या सुल्तान शक्तियों का केंद्र था, बादशाह शक्तियों का केंद्र था, इसके बावजूद भी पावर का डेलीगेशन किया गया। प्रांतीय स्तर पर, जिला स्तर पर सरकार जिसको कहा जाता था, और उन रियासतों के स्तर पर, और मुख्य केंद्रीय प्रशासन के रूप में। तो प्रशासन की जो 4 अलग अलग भाग, जिन्हें 3 मुख्य भाग भी कह सकते हैं, वहां पर शक्तियों को बांटा गया था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स था। तीसरा है धार्मिक सहिष्णुता का विचार, जिसको रिलीजियस टॉलरेंस कहा जाता है। अबुल फजल, जिसे दीन ए इलाही इस नीति से जानता है, दीन ए इलाही यानी कि सभी धर्मों के प्रति, तो अकबर के द्वारा जो एक धार्मिक कर था, या टैक्स आप कह सकते हो, या राज्य की इनकम का एक सोर्स था, उस जो कर लिया जाता था, उस जजिया कर उसको कहा जाता था, उस कर को भी बंद किया गया, और जो टैक्स से इनकम होती थी, उन टैक्स की इनकम से अन्य जो धर्मों के स्थान थे, पवित्र स्थान, उनके विकास पर भी ध्यान दिया गया। तो अकबर की ये नीति साथियों, एक मुगल काल में सांप्रदायिक सौहार्द की, या हिंदू मुसलमान के बीच धार्मिक समरसता की जो नीति है, वो उसको, अबुल फजल को, अकबर को महान शासकों की गिनती में शामिल
करा देती है। तो धार्मिक सहिष्णुता, टॉलरेंस, जो हाल ही में चंद्रचूड़ के द्वारा भी कहा गया कि ध्रुवीकरण भारत में इसलिए बढ़ता जा रहा है राजनीति के माध्यम से, क्योंकि लोगों में सहनशीलता और सहिष्णुता की नीति जो है और जो विचार है और जो क्षमता है वो खत्म होती जा रही है। इसलिए धार्मिक असहिष्णुता, इंटॉलरेंस की जो पॉलिसी है दूसरे धर्म के प्रति, वो हम त्यागते जा रहे हैं, वो संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं जो संविधान में भी है। हमारा धर्म सर्वोच्च हो सकता है, मेरा धर्म सर्वोच्च हो सकता है, लेकिन आपका धर्म निम्न श्रेणी का हो ये नहीं, आपका धर्म भी सर्वोच्च हो सकता है। ये गंगा जमुना की तहजीब है। यहाँ पर जीवन की जिजीविका को संचालित करने के लिए और तमाम तरह की विविधताओं को बरकरार रखने के बावजूद भी एक भारत और श्रेष्ठ भारत यानी कि विविधता में एकता की तहजीब ही धार्मिक सहिष्णुता का विचार है। साथियों, चौथी जो सबसे अच्छी व्यवस्था मुगल कालीन राजनीतिक चिंतन की थी वो एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई देती है, जिसको हम कह सकते हैं मनसबदारी आधारित या मेरिट बेस्ड मिलिट्री सिस्टम, जो आज भी भारत में हमें दिखाई देता है और वो बहुत पहले भी दिखाई देता था। सेनाओं के हिसाब से, जैसा कौटिल्य के वहाँ और शुक्र की शुक्र नीति सार में अलग अलग सामंत, अनुसामंत, सम्राट, स्वराट, तमाम तरह के पद सैनिकों को दिए जाते थे। 100 सैनिकों पर, 500 सैनिकों पर, 1000 सैनिकों पर 10,000, तो ऐसे मनसबदारी 5,000, 6,000, 10,000, 8,000, 4,000, ऐसे मनसबदारी यानी कि सेना की एक पदवी होती थी, टाइटल, जिसको आजकल हम ब्रिगेडियर जनरल, ब्रिगेडियर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, तमाम तरह के जो टाइटल हैं वो टाइटल आधारित सैन्य व्यवस्था थी, जो कहीं ना कहीं इसे हम लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हायरार्की कह सकते हैं, पद सोपान का ढांचा भी कह सकते हैं, हायरार्की इन मिलिट्री। और वैसे भी लोक प्रशासन, जिसका फाउंडर फादर वुड्रो विल्सन को माना जाता है, उसमें जब यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ते हैं, हायरार्की पढ़ते हैं और डेलीगेशन पढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आई हैं। लेकिन ये मुगल काल में मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य हिस्सा हुआ करती थी। पांचवा और अंतिम विचार है बादशाहत आधारित न्याय प्रणाली। जो द इंपीरियल कोर्ट हुआ करता था वह ठीक आज की तरह मान सकते हैं, जिसमें कुछ इस्लामिक प्रभाव हमें अवश्य दिखाई देता है, जिसका हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, परंतु बादशाह न्याय प्रणाली का मुखिया होता था। जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धर्म, स्त्री और कंटक शोधन, दो तरह के न्यायालय बताए गए। इसके बावजूद भी, और शुक्र की शुक्र नीति सार में जो न्यायिक प्रणाली है उसका जो प्राण विभाग होता था, उससे भी ऊपर राजा, जो सम्राट होगा, वह न्याय प्रणाली का प्रधान न्यायाधीश हुआ करता था। ठीक ऐसी ही हिंदू प्रणाली, जिसको हम इस्लामिक प्रणाली कह दें, तो वह बादशाहत आधारित न्याय प्रणाली थी। तो जैसा हिंदू दर्शन के अनुसार हिंदू सम्राटों में, हिंदू व्यवस्था में, ब्राह्मण ग्रंथों में दिया गया है, ठीक ब्राह्मण ग्रंथों की तरह मुगल कालीन और इस्लामिक ग्रंथों में भी इसको डिजाइन किया गया। तो साथियों, ये था मध्यकालीन और मुगल कालीन विचारक अबुल फजल का राजनीतिक चिंतन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।